जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अरब अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास की, गाजा लेबनान वॉर्स के इतिहास की, पुरातन समय से आज तक क्या कुछ इसमें हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इजराइल का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। इजराइल, जिसको फिलिस्तीन भी कहते हैं, फिलिस्तीनी अरब लोग इसको फिलिस्तीन कहते हैं, और इजराइल यहूदी लोग इसको इजराइल कहते हैं। उसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये 3 महाद्वीपों के कॉन्फ्लुएंस पे है। ये देखिए, 3 महाद्वीपों के कॉन्फ्लुएंस पे कहाँ पर है? 3 महाद्वीपों का कॉन्फ्लुएंस, ये है इजराइल। ये नीले वाला है इजराइल। इस तरफ आपके एशिया है, इधर नॉर्थ वेस्ट में यूरोप है, और इस तरफ अफ्रीका है। अब 3 महाद्वीपों के जब ये कॉन्फ्लुएंस पे है तो यहाँ से ट्रेड रूट्स भी गुजरे, और ट्रेड रूट्स की वजह से यहाँ पर काफी सभ्यताओं का विकास हुआ। दूसरी बात है कि ये जो इलाका है, ये फर्टाइल क्रेसेंट का इलाका है। ये जो इलाका है, ये पुरातन समय से पूरा फर्टाइल क्रेसेंट था। इसमें काफ़ी नदियां हैं और ये फर्टाइल था इलाका, इसलिए भी यहाँ बस्तियां हुई। ये मेडिटेरेनियन सी है इस तरफ, अगर आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी की वजह से भी इनको यूरोप में आसानी से एक्सेस मिला। तो यहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ, और सभ्यताओं के विकास के कारण से इंसान की उन्नति हुई और सिविलाइजेशंस यहाँ पर बनी। अब सबसे पहले हम देखते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स। यहाँ 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई। इनको अब्राहमिक रिलीजन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों धर्म जो है अब्राहम के डिसेंडेंट्स थे। सबसे पहले देखिए कि जो आदि मानव थे, सबसे पुराने व्यक्ति थे, वो थे, उनका नाम था एडम। उनके पुत्र हुए इनोक, इनोक के पुत्र हुए नोआ। अब नोआ के 3 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था अब्राहम। अब अब्राहम की संतति जो है, उन्होंने इस्लाम को भी स्टार्ट किया, उन्होंने जुडाइज्म को भी स्टार्ट किया, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी स्टार्ट किया। देखिए कैसे। अब्राहम के 2 पुत्र थे। एक का नाम था इस्माइल। इस्माइल सऊदी अरब की तरफ चले गए, और उनके डिसेंडेंट थे प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की। अब्राहम के दूसरे बेटे थे जिनका नाम था आइसैक। आइसैक के बेटे थे जैकब, और जैकब का दूसरा नाम था इज़राइल। जैकब का दूसरा नाम था इज़राइल। अब ये जैकब जो थे, इनके 12 संतानें थी, और 12 संतानों ने कैनन की भूमि, यानी जो मॉडर्न डे पैलेस्टाइन या इज़राइल है, उसकी भूमि में इन 12 संतानों ने जो है अपना स्प्रेड किया। और इन 12 संतानों में से एक इनके बेटे थे जिनका नाम था डेविड, जिसे उर्दू में दाऊद भी कहा जाता है। इन्होंने इन 12 ट्राइब्स को इकट्ठा किया तथा इन पर इनका कैपिटल जेरूसलम बनाया। डेविड के ही एक पुत्र डिसेंडेंट थे सोलोमन। सोलोमन ने फर्स्ट जूज का फर्स्ट टेम्पल बनाया, और सोलोमन के डिसेंडेंट थे जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी स्टार्ट की। तो आप देख सकते हैं कि इनको अब्राहमिक रिलीजन्स इसलिए कहा कि अब्राहम की संतान इस्माइल, इस्माइल से प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम स्टार्ट हुआ। अब्राहम की दूसरी संतान आइसक, आइसक से जैकब, जैकब का दूसरा नाम ही इज़राइल था। इसकी 12 संतानें थी, और ये लोग यहूदी लोग थे तथा कैनन के इलाके में स्प्रेड आउट थे। 12 पूरी ट्राइब्स को इकट्ठा किसने किया? डेविड ने किया। डेविड कोशिश कर रहे थे पहले टेम्पल बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए, और उनके बेटे सोलोमन ने फर्स्ट यहूदी टेम्पल बनाया, यावा का टेम्पल बनाया। कहाँ? जेरूसलम में। और सोलोमन के एक डिसेंडेंट थे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी। इस चार्ट को आपको याद रखना बड़ा आवश्यक है। वे देखिए, ये थे 12 ट्राइब्स। हमने देखा था यहाँ किंग डेविड, डेविड मतलब डिलव्ड वन, ये किंग डेविड थे। किंग डेविड ने इन 12 ट्राइब्स को इकट्ठा किया, और इन्होंने, ये देखिए, ये 12 ट्राइब्स थी। किंग डेविड ने उनको यूनाइट करके इन्होंने जेरूसलम को कैपिटल बनाया। अब आगे चलते हैं, देखिए कहानी कैसे मोड़ लेती है। जो अब्राहम थे, हमने देखा तीनों धर्मों के परम पिता को, पिता में कौन थे? अब्राहम। अब्राहम से ही तीनों धर्म निकले, इसलिए इनको अब्राहमिक रिलीजन किया जाता है। अब अब्राहम को, ये थे अब्राहम, छोटी फोटो दिखा रखी, आगे देखेंगे हम। अब्राहम को भगवान भगवान ने, खुदा ने एक आदेश दिया कि आप माउंट मोरा पे जाइए, और अपनी सबसे बिलेवेड चीज को, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको वहां पर बलि दे दीजिए। तो पूछा कि भाई आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? तो उसने कहा कि मेरा बेटा है, ऐसे गुस्से करता हूँ। तो भगवान ने कहा चलो उनको माउंट मोरा, जो कि जेरूसलम में स्थित है, वहां ले जाइए और इसकी बलि दे दीजिए। कहते हैं कि अब्राहम ने खुदा का आदेश माना। 3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे चलते रहे, और फिर पहुंचे माउंट मोरा, जो कि जेरूसलम में अभी डिस्प्यूटेड साइट भी है। वहां पहुंचे,
वहां पहुंच करके अपने बेटे की बलि देने लगे। जैसे ही बेटे की बलि देने लगे तो एंजल्स ने इनका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। भगवान ने कहा, मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरी मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपको ब्लेस करता हूं कि आपके बेटे बड़े साम्राज्यों के संस्थापक बनेंगे। इस प्रकार से आइसैक जो थे वो बच गए। आइसैक हमने देखा था, ये देखिए, अब्राहम के बेटे आइसैक जिनकी बलि दी जानी थी बच गए। इनके बेटे थे जैकब। जैकब ने कैनान में 12 ट्राइब्स में यहूदियों की बसावट की। तो अब आइसैक के बेटे जैकब, जैकब का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था इज़राइल। इनके 12 बेटे थे और 12 ट्राइब्स कैनान में आकर के बस गई। जो किंग डेविड थे, जिसको उर्दू में करेक्शन फारसी में दाऊद भी कहा जाता है, इन्होंने पूरी 12 ट्राइब्स को इकट्ठा किया और जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाया। अब डेविड या दाऊद, उनका एक सपना था कि वो किसी तरीके से पहला यावा का टेम्पल, यावा इनका वॉर गॉड होता है, उनका टेम्पल बनाए। लेकिन वो 70 साल की अवस्था में मर गए और उनके सक्सेसर थे किंग सोलोमन। ही वॉज ए ग्रेट किंग। सोलोमन जो है, उन्होंने ये पहला टेम्पल यावा का जेरूसलम में बनाया। किंग सोलोमन मेड द फर्स्ट टेम्पल एट जेरूसलम। और सोलोमन के ही डिसेंडेंट कौन थे? जीसस क्राइस्ट। और जीसस ने नया धर्म स्टार्ट किया। यानी कहने का मतलब ये है कि सब के सब, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जुडाइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये सब अब्राहम की संतानें हैं। और ये इसी वजह से कुरान जो है इन सब को प्रॉफिट्स मानता है। और जिसमें कुरान में जिसको प्रॉफिट माना गया, उसका इस्लाम में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से अब्राहम जो है अपने बेटे आइसक को लेके गए माउंट मोरा पे, और वहां जब सेक्रीफाइस करने लगे तो ये एंजल्स ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनको ब्लेस किया गया। हमने इसराइल का लोकेशन देख लिया था कि कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसराइल का। इसराइल जो है 3 कॉन्टिनेंट्स के कॉन्फ्लुएंस पे छोटा सा देश है। भारत का लगभग 150वां हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ सभ्यताएं पूरे इस फर्टाइल क्रेसेंट में थी और इसी कारण से यहूदी भी यहाँ कैनान में बस गए थे। ये थोड़ा सा वृहद मैप है। इसमें देखिए, ये रहा इज़राइल, बिल्कुल छोटा सा देश। इज़राइल कहाँ है? हम लोग ये देखिए, ये इज़राइल है। दिस स्मॉल लिटिल कंट्री इज इज़राइल। ये इतना सा इज़राइल है। और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये यूरोप है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से यूरोप जाना भी आसान था। ये एशिया माइनर है और इधर एशिया स्टार्ट हो गई है और इस तरफ अफ्रीका है। तो तीनों कॉन्टिनेंट्स में जाना आसान था। इधर सी से अटैच थे, इसलिए सी से भी जाना आसान था, इसलिए सभ्यताएं यहाँ पनपी। और ये लोग बाहर भी ट्रेड के लिए भी जाते रहे, अलग अलग जगह ट्रेड के लिए भी जाते रहे। और दूसरा ट्रेड का अन्य वजह जो इनकी स्लेवरी थी, इनको देवर कैरिड एज स्लेव्स आल्सो, तो वो भी एक कारण है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस मैप इज कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पहले इसको फिलिस्तीन कहते थे, अभी भी फिलिस्तीनी लोग जो यहाँ रहते हैं वो फिलिस्तीन कहते हैं, और इसराइल यहूदी लोग इसे इज़राइल कहते हैं। आगे चलते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब जूस वहां रहते थे, जूस जब इज़राइल में थे, ये इज़राइल है, जूस जब इज़राइल में रहते थे, तो जूस दूसरे देशों में कब माइग्रेट हो गए? इसकी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसको हम थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे। देखिए, 1000 बीसी में 1000 बीसी में जूस को जो है इजिप्ट की कैप्टिविटी में रहते थे। यानी ईसा से 1000 साल पूर्व ये इजिप्शियंस की कैप्टिविटी में थे। उसके बाद किंग दाऊद ने 1000 बीसी के आसपास इनको यूनाइट करके पैलेस्टाइन को यूनाइट किया तथा इनकी कैपिटल बनाई गई जेरूसलम। दाऊद के बेटे सोलोमन ने पहला टेम्पल बनाया। ये सब कहानी तो हम पढ़ चुके हैं। 720 बीसी में असीरियंस ने ये पहला टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया और पॉपुलेशन को फिर कैप्टिव्स ले गए। यानी देखिए, गुलामी पहले 1000 साल बीसी, ईसा से 1000 साल पहले इजिप्शियंस के गुलाम थे, उसके बाद असीरियंस इनको उठा के ले गए। तो जब गुलाम साथ ले जाते थे तो एक से दूसरी कंट्री में मूवमेंट हो गया। अब 620 बीसी में बेबीलोन का जो राजा था, नेबुचडनेस्जार या नेबुचडनेस्जार, व्हाटएवर हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, उन्होंने फिर जेरूसलम को डिस्ट्रॉय कर दिया और सोलोमन के फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। तो बेबीलोन के राजा ने पहली बार सोलोमन के द्वारा बनाए गए टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके 50 साल बाद साइरस आए, उन्होंने बेबीलोन को कॉन्कर्ड कर दिया और जूस वापस पैलेस्टाइन में आए। 515 बीसी में, यानी 620 में जब डिस्ट्रॉय हुआ, उसके लगभग 100 साल बाद अप्रोक्सीमेटली
सोलोमन टेम्पल को दोबारा जूस ने बना दिया गया। उसके बाद 332 बीसी में जूस मैसिडोनियंस के अंडर में आ गए। तो आप देखते रहिए, पहली कैप्टिविटी इजिप्शियंस की, सेकंड कैप्टिविटी हुई इनकी असीरियंस की, उसके बाद फिर मैसिडोनियंस आए, उसके बाद रोमन कॉन्क्वेस्ट हो गया। पोम्पी ने 63 बीसी में इसको कॉन्कर कर लिया, रोमन्स आ गए। रोमन्स के बाद देखिए कि 66 एडी में ज्यूस का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और जो किंग टाइटस थे रोमन, उन्होंने सेकंड टेम्पल को भी जो 515 में बना था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सेकंड टेम्पल का सिर्फ जो हिस्सा बचा उसका नाम है वेस्टर्न वॉल, उसको अभी दुखी दीवार भी या वेलिंग वॉल भी कहते हैं जूस, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 63 बीसी से यानी ईसा के जन्म से 63 साल पहले से लेके जन्म के 500 साल बाद तक, यानी लगभग 500 साल तक यहाँ पर रोमन साम्राज्य रहा। रोमन लोग भी इनको स्लेव्स के लिए तौर पे ले जाते थे। और दूसरी शताब्दी एडी में, ईसा के बाद दूसरी शताब्दी में हार्डिल नाम का एक राजा था, रोमन राजा था, जिसने जूस का जेरूसलम ने घुसना ही बंद कर दिया था। बेचारे बाहर ही रहे, इसलिए माइग्रेशन हो गया। और इस वजह से हार्डिन के दौरान ये सब ज्यादा बाहर के देशों में डिस्पर्स होने लग गए। उसके बाद 500 एडी से लेकर 637 एडी तक पैलेस्टाइन जो है बाइजेंटाइन रूल के अंडर में आ गया, वहां भी लोग इनको ले गए। और 6ठी शताब्दी एडी से लेकर 15वीं शताब्दी एडी तक, यानी लगभग 900 सालों तक इनके ऊपर अरब शासन रहा। और ये अरब शासन के दौरान ही इनकी जो टेम्पल वेम्पल की जगह थी, ये टेम्पल माउंट जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर मस्जिदें बना दी गई। उसके बाद 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये लोग ओटोमन यानी तुर्की की शासन के अंडर में आ गए और 400 साल तक ये शासन रहा। तो सबसे ज्यादा ये लोग किसके अंडर में रहे? अरब्स के अंडर में 900 साल और तुर्की के अंडर में, ओटोमन रूल के अंडर में 400 साल के रहे। तो इस वजह से ये रीजंस थी कि 3-4 बार स्लेवरी, अलग अलग आक्रमण हुए, अलग अलग शासकों के नीचे रहे तो उनके साथ जाते रहे। और पहले ये पुराने ईसा से पूर्व तो ये ट्रेडिशन था कि स्लेव्स के तौर पर जिनके ऊपर विक्ट्री पाली जाती थी, इनको ले जाया जाता था। अब देखिए एक बार फिर से हम ये देखते हैं ताकि आपको याद रहे, ये चार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पुराने हुए हम जानते हैं कि बाबा आदम, एडम, उनके बेटे इनोक, इनोक के बेटे नोआ, अब नोआ के बेटे अब्राहम, और अब्राहम के बाद ही तीनों धर्म शुरू हुए। अब्राहम से इस्माइल, इस्माइल से प्रोफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम शुरू किया। अब्राहम के दूसरे बेटे आइसक, जिनकी बलि दी जानी थी लेकिन बच गए थे, उनके बेटे जैकब, जैकब का दूसरा नाम इजराइल था। और जैकब की 12 संतानें थी जिन्होंने 12 ट्राइब्स बनाई, उनको किंग डेविड ने इकट्ठा किया और जेरूसलम को कैपिटल बनाया। डेविड के डिसेंडेंट थे सोलोमन, उन्होंने फर्स्ट टेम्पल बनाया। और सोलोमन के डिसेंडेंट थे जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का आगाज किया। तो क्या इस्लाम, आइसक से जुडाइज्म और इधर क्रिश्चियनिटी, ये तीनों चीजें, इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियन, तीनों भाई भाई हैं एक तरीके से कहने के हिसाब से। अब आगे देखिए, ये इलाका था फर्टाइल क्रिसेंट, और यहाँ पर क्या है, ये है इजराइल का इलाका। फर्टाइल क्रिसेंट में ऑब्वियसली टिग्रिस, यूफ्रेटिस और नाइल रिवर वगैरह, तो यहाँ सभ्यताओं का पनपना, इंसान का बसना स्वाभाविक है। आगे देखते हैं हम कि आइसक ने तो बसा दिया, आइसक और जैकब की संतति बस गई कहाँ? कैनन में, कैनन यानी पैलेस्टाइन में। और इस्माइल को कह दिया गया हो कि आप अरेबियन पेनिनसुला चले जाइए। कहाँ चले जाइए? अरब की तरफ चले जाइए। अरब की तरफ चले गए, वहां उनकी सब्सिक्वेंट प्रोजेनी में प्रॉफिट मोहम्मद हुए और उन्होंने इस्लाम की स्थापना की। अब हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी में प्रॉफिट मोहम्मद ने अरब ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया और ग्रेजुअली जो है फर्टाइल क्रिसेंट की तरफ, जो हमने इधर देखा था फर्टाइल क्रिसेंट, उसकी तरफ ये लोग मूव होने लगे। यानी अरब 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में यहाँ पर जो अरब थे या प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके अंडर में ये लोग ऊपर की तरफ फर्टाइल क्रिसेंट की तरफ मूव करने लगे, इस इलाके की तरफ मूव करने लगे अरब लोग। फिर क्या था कि बाद में अरबों के रिलीजियस जिहाद शुरू हो गए। 636 और 640 एडी के बीच में फिलिस्तीन को, जहां की कैनन में यहूदी लोग रहते थे, तो अरबों ने इस पर जीत हासिल कर ली। और ये अरबों का रूल 15वीं शताब्दी एडी तक चलता रहा, यानी लगभग 900 साल के लिए अरब रूल रहा। और
इसी अरब रूल के दौरान यहाँ पे मस्जिदें बन गई, इनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थे या जो टेम्पल माउंट था वहाँ पर। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल के लिए ओटोमन एम्पायर यानी टर्की का जो एम्पायर था वो इधर था। उसके बाद ओटोमन एम्पायर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ओटोमन एम्पायर टूट गया, ब्रिटेन को सक्सेस मिली, और फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल आया और धीरे धीरे पैलेस्टाइन का या इसराइल का निर्माण हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलिए, हमने डिस्कस कर लिया है कि लगभग 900 साल अरब रूल रहा। 637 में पैलेस्टाइन जो है खलीफा के अंडर में आ गया था, अरब रूल के अंडर में। और यही टाइम था जहां टोलम जो सोलोमन टेम्पल था उसकी जगह अलग मॉस्क बन गई, डोम ऑफ रॉक बन गया। डोम ऑफ रॉक का दूसरा नाम है कुब्बते शखरा। और इस पूरे टेम्पल माउंट को कहा गया हरमल शरीफ। इनके उर्दू में नाम टेम्पल, यहूदी अंग्रेज बोलते हैं इनको टेम्पल माउंट, और उर्दू इसमें अरेबिक में बोलते हैं इसको हरमल शरीफ। ठीक उसी तरीके से डोम ऑफ रॉक को कुब्बते शखरा बोला जाता है अरेबी में। तो ये एक ही चीज़ है, हम आगे डिस्कस करते रहेंगे कैसे कैसे है। हरमल शरीफ यानी जो टेम्पल माउंट है, जो दोनों तीनों धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिलीजियस प्लेस है, वो इस्लाम की भी तीसरी सबसे होलीएस्ट प्लेस है, मक्का और मदीना के बाद। मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे, और मदीना में जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है हरमल शरीफ, जहां से उन्होंने हेवन जाने से पहले आखिरी प्रेयर की थी, हेवन जाकर के आए थे। उसके बाद क्रूसेड स्टार्ट हुए, और सलादिन करके एक अरब रूलर था, उसने जूस को वापस पैलेस्टाइन में आने के लिए भी इनवाइट किया। उसके बाद जैसा हम पढ़ चुके कि 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, लगभग 400 सालों तक यहाँ ओटोमन एम्पायर रहा। और ओटोमन एम्पायर को प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हरा दिया गया, तो फिर ये ब्रिटिश मैंडेट के अंडर पैलेस्टाइन आ गया। अब ये डायग्राम ये डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से जूस माइग्रेट किए। अगर हम देखेंगे तो ये पैलेस्टाइन है, यहाँ से इन लाल और ग्रीन एरो से दिखाया गया है कि किस तरीके से अलग अलग समय में जूस इमाइग्रेट कर गए और एक बिजनेस कम्युनिटी बन गए पूरे यूरोप में। हम पढ़ चुके हैं कि टेम्पल माउंट जेरूसलम में है। टेम्पल माउंट वो एक ऊंची पहाड़ी का इलाका है जो तीनों धर्मों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि किंग दाऊद जो थे, किंग दाऊद के बारे में हमने पढ़ा था। ये देखिए, ये जो है किंग दाऊद, जिन्होंने पूरी 12 ट्राइब्स को, यहूदी ट्राइब्स को इकट्ठा करके जेरूसलम को कैपिटल बनाया था। पहला टेम्पल बनाने की कोशिश की, लेकिन 70 साल की उम्र में मर गए, तो उनके बेटे सोलोमन ने पहला टेम्पल यहाँ बनाया, और उनकी डिसेंडेंट जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी का आगाज किया। तो जस्ट आपको रिकैपिचुलेट करने के लिए बताया कि किंग दाऊद जो है द बिलीवर्ड, उन 12 ट्राइब्स को यूनाइट किया। उन्होंने यावा द वॉरियर गॉड का टेम्पल बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। 70 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, और सोलोमन उनके डिसेंडेंट ने फर्स्ट टेम्पल एट जेरूसलम बनाया। और ये देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर है फर्स्ट टेम्पल ऑफ जेरूसलम का, ये हम देख ही चुके हैं। आगे चलते हैं। यहां से हमने पढ़ लिया था कि क्या था कि आइसैक और जैकब मतलब इजराइल, इन्होंने तो इजराइल बसाया, फिलिस्तीन बसाया, 12 ट्राइब्स इकट्ठी हुई यहाँ पर। इस्माइल को भेज दिया गया था कहाँ? अरेबियन पेनिनसुला में, अरब की तरफ इस्माइल को भेज दिया गया। अब इस्माइल और उनकी मदर का नाम था हागर। इस्माइल और हागर कहाँ चले गए? अरेबियन पेनिनसुला में चले गए। वहां कोई पानी नहीं था। एक कहावत है, जब प्यास से मरने की नौबत आ गई तो उन्होंने खुदा से प्रे किया। हागर ने, उनकी माता का नाम था हागर। लेकिन इस्माइल को तो मरना नहीं था, क्योंकि तो बड़े काम के लिए आए थे। तो एंजल्स की भविष्यवाणी के बाद पत्थर फेंकिए और वहां से पानी निकल जाएगा। और हागर ने एक पत्थर फेंका, और वो जगह का नाम आज मक्का है, और वहां आज भी पानी है। वहां पर कहते हैं उसके फेंके हुए पत्थर से पानी उनके निकल गया। अब उनके डिसेंडेंट थे प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की। मक्का में इनकी कॉलिंग थी गॉड के तरफ से। उनके बाद कुछ समस्याओं के चलते वो मदीना चले गए, और मदीना से फिर वो वापस मक्का आए। मक्का से फिर एक रात हरमल शरीफ आए। अब हरमल शरीफ कैसे आए? एक
उड़ने वाला घोड़ा था, पंख वाला घोड़ा था जिसका नाम था बुरक। अब भाई कोई पूछेगा कि एक ही रात में कैसे पहुंच गए, तो कहते हैं कि उड़ने वाला घोड़ा था, पंख वाला बुरक, उस घोड़े पर बैठ करके वो सीधे अल अक्सा मॉस्क के लोकेशन में यानी टेम्पल माउंट पे पहुंचे। वहां पर उन्हें उन्होंने प्रेयर की प्रॉफिट मोहम्मद ने, और उसी रात हेवन गए, खुदा ने उनको हेवन में बुलाया, दिखाया और वापस आ गए। तो जो पहली प्रेयर थी, डायरेक्शन ऑफ प्रेयर, उसको पहला किबला भी कहते हैं, ये अल अक्सा में किया गया। तो इसलिए अल अक्सा का इतना महत्व है। अब देखिए, हम ये समझना चाहते हैं कि ये है क्या। ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है टेम्पल माउंट। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा इलाका जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट तीनों धर्मों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब टेम्पल माउंट में अरबों के आने से पहले यहाँ पर जो आई स्टैंड करेक्टेड कि ये इलाका अरबों के आने से पहले यहाँ पर जूस का टेम्पल था। छठी शताब्दी में अरब लोग आए, उन्होंने इस इलाके को कॉन्कर किया। उससे पहले ही 515 बीसी में ही तोड़ दिया गया था टेम्पल यहूदियों का, लेकिन ये इलाका फिर भी पवित्र था उन लोगों के लिए। जब 6 सेंचुरी एडी में अरब आए तो उन्होंने ये डोम ऑफ रॉक बना दिया, इसको कहते हैं डोम ऑफ रॉक। और ये जो दीवार दिखाई दे रही है, ये यहूदी मानते हैं कि टेम्पल माउंट की करेक्शन सोलोमन के टेम्पल की दीवार है, और आज भी यहूदी यहाँ पर मत्था टेक के पूजा करते हैं। और ये मस्जिद जो आपको दिखाई दे रही है, ये मस्जिद, इसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। प्रोफेट मोहम्मद मक्का से आए उड़ने वाले घोड़े बुराक पर, यहाँ से इन्होंने पहला किबला किया, यानी पहला प्रेयर की डोम ऑफ रॉक की तरफ देखते हुए। फिर डोम ऑफ रॉक गए, यहाँ से सीधे हेवन गए, खुदा ने उनको हेवन दिखाया, ज्ञान दिया, और फिर ये वापस यहाँ पर डोम ऑफ रॉक पे आए। तो इसलिए ये इस्लाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण लोकेशन हो गया। यहूदी कहते हैं कि हमारा टेम्पल था, तो अकेली उसकी वेलिंग वॉल बची हुई है, तो वेलिंग वॉल पे पूजा करते हैं। और ये जो अल अक्सा मॉस्क है, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने पहली बार यहाँ पूजा की, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गई। थोड़ा और बेटर व्यू देखते हैं। देखिए, ये है डोम ऑफ रॉक। ये वही इसके नीचे वही चट्टान है जहां पर आइसक की बलि दी जानी थी। यहूदी इसको आइसक को देखो, इस्लाम में तो सभी को इनको प्रॉफिट मानते हैं, और यहूदी आइसक को प्रॉफिट मानते हैं। तो इसके नीचे वो चट्टान है जहां अब्राहम आइसक की बलि देने वाले थे, लेकिन बच गए थे। लेकिन मुस्लिम शासन के दौरान 600 एडी से लेकर के 1500 एडी तक, उस दौरान यहाँ पर ये मुस्लिम स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, जो कि एक मस्जिद के रूप में है। और ये मस्जिद बनाई गई वही अरब रूल के दौरान। इसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा, जहां से प्रॉफिट मोहम्मद ने इस तरफ डायरेक्शन करते हुए पहला किबला किया, यानी पहली प्रेयर्स की। इससे प्रॉफिट मोहम्मद गए हेवन और वापस आए। और ये देखिए, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये दीवार जो दिख रही है, ये वेलिंग वॉल है। ये यहूदी कहते हैं कि हमारे टेम्पल का पहला स्ट्रक्चर है। और ये देखिए, ये सारे यहूदी यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हैं, ये वेलिंग वॉल है। तो ये वेलिंग वॉल ये पूरा इलाका यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, यहीं पर पूरा इलाका इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और क्रिश्चियनिटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है, यहीं आकर के अपने सरमन्स दिया करते थे। यहीं से 10 किलोमीटर दूर बेथलेहम में, जहां उनका जन्म हुआ था, यहाँ सरमन्स देते थे। और इसी जेरूसलम में जीसस को क्रूसीफाई भी किया गया था। ये देखिए, थोड़ी और बेटर पिक्चर है। ये तो डोम ऑफ रॉक हो गया, और ये हो गया वेलिंग वॉल। ये देखिए, सारी यहूदी लोग यहाँ प्रेयर्स कर रहे हैं, और इस तरफ अल अक्सा मॉस्क रह गई है। आगे देखते हैं कि डोम ऑफ रॉक के अंदर क्या है। जैसा हमने डिस्कस किया कि इस डोम ऑफ रॉक के अंदर वो इलाका है। ये देखिए, डोम ऑफ रॉक के अंदर ये वो रॉक है जहां पर आइसक, अब्राहम के जो बेटे थे आइसक, वो खुदा के आदेश पर उनकी बलि दी जानी थी, लेकिन आइसक बच गए थे। तो ये जूस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मुस्लिम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसी चट्टान से पहली फ्लाइट ली थी प्रॉफिट मोहम्मद ने खुदा के दरबार के लिए, और वापस फिर वहीं यहीं पर वापस आए थे। तो ये है डोम ऑफ रॉक के अंदर रॉक है जिसको पवित्र माना जाता है।
ये देखिए एक बार फिर एरियल व्यू है उसी इलाके का, फिर बता देते हैं। ये पूरा इलाका है टेम्पल माउंट। पूरा इलाके का नाम क्या है? टेम्पल माउंट। ये है डोम ऑफ रॉक। डोम बना हुआ है चट्टान के ऊपर, जहां पर आइसैक की बलि दी जानी थी। अरब शासन के दौरान ये इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। ये वो मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। और यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद बुराक हॉर्स पे आए। कहाँ से? मक्का से एक ही रात में बुराक हॉर्स पे आए, विंग्ड हॉर्स को यहीं बांधा और यहाँ से इन्होंने पहली प्रेयर की डोम ऑफ रॉक की तरफ देखते हुए। पहला किबला किया। डोम ऑफ रॉक से फिर जंप लेकर के हेवन में गए, हेवन से फिर वापस गॉड से ब्लेसिंग लेकर के यहाँ पहुंचे। तो इस प्रकार इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और यहूदी ये कहते हैं कि ये अकेली ड्वेलिंग और रोती हुई दीवार हमारी बच गई, इस पर हम प्रेयर करते हैं। यहूदी कहते हैं कि हमारे यहाँ टेम्पल ऑफ सोलोमन, टेम्पल ऑफ यावा या सोलोमन द्वारा बनाया गया टेम्पल यहाँ था, जिसको बाद में अरबों ने डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब ज्यूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई नई चीज नहीं है, सदियों से चली आ रही है। इट्स एन एज ओल्ड फिनोमेना। ज्यूज अलग अलग पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि पूरी दुनिया में किस तरीके से बिखर गए थे। उनको एथनिक, रिलीजियस और रेशियल ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट किया गया। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जूज जो है ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन में इंस्ट्रूमेंटल थे। और मुस्लिम्स ये कहते हैं, नबी यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि कभी जूज पर विश्वास मत करो, इसलिए मुस्लिम्स जूज से हेट करते हैं। बिकॉज दे बिलीव दैट जूज जो है दे हैड कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जूज ने कॉन्स्पिरेसी की थी। तो क्रिश्चियंस तो इसलिए नाराज कि जीसस को क्रूसिफिकेशन में जूज का हाथ था, और मुस्लिम्स इसलिए नाराज कि कहते हैं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ थे, कॉन्स्पिरेसी करते थे। और प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद ने ये कहा कि जूस पर विश्वास नहीं करना। जूस काफी एंटरप्राइजिंग थे, विदेशों में अलग अलग जगह चले गए, वहां अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन जूस का डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, और डिस्क्रिमिनेशन को सोल्व करने के लिए एक जू थे जिनका नाम था थियोडोर हेजल, एक थिंकर थे जूइस। उन्होंने 1897 में एक जियोनिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भाई इजराइल चलो, वहां एक हम जियोनिस्ट अपनी जूइश कंट्री बनाएंगे, और वही एकमात्र सर्वाइवल का तरीका है। और ये जियोनिस्ट मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब गेबिन्यू नाम के एक व्यक्ति ने हिटलर की मदद से, हिटलर ने गेबिन्यू के आइडियाज को ध्यान में रखते हुए एंटी सेमिटिज्म की लहर स्टार्ट की, यानी जूज के खिलाफ अत्याचार शुरू कर दिए। और उसी के कारण से आपको पता है कि होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें 6 मिलियन जूज को बेरहमी से मार दिया गया था। तो जूज का डिस्क्रिमिनेशन एज ओल्ड चीज है, और ये होता रहा है। अब देखो, हमने पढ़ लिया था कहां तक कि ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर के बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे कि ये ओटोमन्स थे, टर्की वाले यहाँ ओटोमन्स थे। बल्गारिया थी, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक तरफ थे। इनको कहते थे सेंट्रल पास। ये क्या है? सेंट्रल पास। और ये ग्रीन में जो दिखाई दे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह, रशिया, ये सब थे अलाइड पास। तो अलाइड पास और सेंट्रल पास के बीच में युद्ध हुआ। जापान भी इसका हिस्सा था, यूनाइटेड स्टेट्स भी था। तो ये देखिए अलाइड पास कौन कौन सी ऊपर देखिए, फ्रांस, यूके, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली एंड जापान। और जो सेंट्रल पास थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बल्गारिया। तो एक तरीके से ब्रिटेन और ओटोमन एम्पायर के बीच में युद्ध चला। मतलब इन सब के बीच में युद्ध चला। ब्रिटिश ने ओटोमन्स को हरा दिया, यानी अलाइड पावर्स ने एक्सिस पावर्स को हरा दिया था। ओटोमन एम्पायर का पतन हो गया। पतन हो गया तो उनकी टेरिटरी डिवाइड हो गई। अब ये देखिए, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, विश्व युद्ध जीतने वाले थे। 1914 में स्टार्ट होता था, 18 में विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो 1916 में चुपचाप ब्रिटिश की ड्यूअल पॉलिसी, तो देखो कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये कहा होता है। तो ब्रिटिश ने चुपचाप क्या किया, एक साइक्स पीको एग्रीमेंट किया। साइक्स पीको, मिस्टर मार्क साइक्स थे ब्रिटेन के, और एक डिप्लोमेट थे, और फ्रैंकोइस जॉर्ज पिकोट, ये एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे। दोनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया 1916 में। एक सीक्रेट एग्रीमेंट था। उन्होंने बोला कि हम जैसे युद्ध खत्म होगा, हम जीत करके टेरिटरी को इस प्रकार डिवाइड कर लेंगे। टेरिटरी का देखिए डिवीजन इन्होंने इस प्रकार प्लान किया।
1916 में सीक्रेटली ये प्लान कर लिया कि हम टेरिटरी को डिवाइड कर लेंगे। इसमें ये देखिए जो ब्लू वाला इलाका है तो फ्रांस ने ले लिया, ये वाला। ये पिंक और पर्पल वाला, पिंक वाला इलाका है जो ये ब्रिटिश ने ले लिया। और ये आर्मेनिया वगैरह ये रशियंस ने ले लिया। और पैलेस्टाइन ये ब्रिटिश मैंडेट के अंडर में आ गया। तो ये चुपचाप साइक्स पीको एग्रीमेंट था। और इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने डुअल पॉलिसी खेली। यहाँ तो चुपचाप बांटने की प्लान कर दी। अब आगे देखिए ब्रिटिश क्या करते हैं। साथ ही साथ ब्रिटिश ने क्या किया कि जब युद्ध चल रहा था तो उनको जूस कम्युनिटी की हेल्प की आवश्यकता थी। और जूस बड़े इन्फ्लुएंशियल भी थे ब्रिटेन में। तो एक लियोनल वॉल्टर रोथशिल्ड करके लीडर थे एंग्लो ब्रिटिश कम्युनिटी, यानी इंग्लैंड में जूस कम्युनिटी के लीडर थे। और सर बेल्फोर जो है, आर्थर जेम्स बेल्फोर, ये ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर यानी फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो बेल्फोर साहब ने क्या किया कि रोथशिल्ड साहब को ये कहा कि भाई आप हमारी युद्ध में सहायता करें और हम जूस को एक इंडिपेंडेंट होमलैंड दे देंगे। कहाँ? इजराइल में। तो जूस ने साथ देना शुरू कर दिया कि कहीं से भी साथ चाहिए था, युद्ध का समय था। तो एक तरफ उन्होंने चुपचाप साइक्स पीको एग्रीमेंट कर लिया, दूसरा बेल्फोर डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई हम जो है जूस को एक होमलैंड देंगे। और तीसरा इन्होंने एक और चालाकी की जो हम आगे देखते हैं। ये देखिए हुसैन मैकमोहन करस्पॉन्डेंस। मैकमोहन से आप पूरी तरह परिचित हैं, मैकमोहन लाइन वाले। मैकमोहन जो है इजिप्ट में ब्रिटिश के हाई कमिश्नर थे और हुसैन अमीर थे मक्का के। मैकमोहन साहब ने हुसैन साहब को लगातार लेटर्स लिखे जिसमें ये कहा कि भाई आप ओटोमन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए ताकि हम युद्ध जीत जाए और युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको पैलेस्टाइन भी हम आपको दे देंगे, यानी वृहद बड़ा अरब स्टेट हम आपको दे देंगे। तो इधर अरब्स को बेवकूफ बनाया, उधर जूस को बेवकूफ बनाया और चुपचाप एक एग्रीमेंट खुद साइक्स पीको खुद करके बैठे थे कि जैसे युद्ध खत्म होगा हम टेरिटरीज को अपने बीच में डिवाइड कर लेंगे। अब ये देखिए कि ये था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये वाला, ये पूरा। यहाँ आज का एग्जैक्टली इसराइल या पैलेस्टाइन जिसको कह सकते हो, लेकिन उस टाइम पैलेस्टाइन इतना बड़ा था, यानी ट्रांस जॉर्डन भी ये पैलेस्टाइन के अंडर में ही था। तो ये ब्रिटिश के अंडर में आ गया। अब देखिए ब्रिटिश ने धीरे धीरे जो है कुछ हद तक फिर क्या था कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। बट जूइश माइग्रेशन तो स्टार्ट हो ही गया था जियोनिस्ट मूवमेंट की वजह से। 1920 से लेकर 48 के बीच में बहुत ज्यादा हुआ। फिर 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने जूस का मैसेकर स्टार्ट कर दिया था, एंटीसेमिटिज्म, होलोकास्ट वगैरह हुआ। जूस के प्रति वर्ल्ड की और सिंपैथी हुई। ब्रिटिशर्स ने भी जूस को कहा कि यार तुम आ जाओ पैलेस्टाइन में आकर के लैंड देने लगे ब्रिटिशर्स जूस को। और जो पैलेस्टीनियन अरब्स थे उनके इंटरेस्ट को डिस्कार्ड कर दिया। होलोकास्ट के टाइम तो भयंकर रूप से जूस की माइग्रेशन हो गई इसराइल में आकर के। 1936 से 1939 के बीच में अरब्स ने रिवोल्ट कर दिया, बोला कि भाई आप हमें कोई और लेटर लिख रहे थे और इधर जो है जूस को बसा रहे हो। तो अरब्स का रिवोल्ट ओपन एंड, दे वर अगेंस्ट द ओपन इनविटेशन टू पैलेस्टीनियंस। तो अब जब जूस अरब्स का रिवोल्ट हो गया, जूस काफी मात्रा में आ चुके थे, तो ब्रिटिशर्स तो कमीशन बैठाने में एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक पील कमीशन बिठा दी सर हेनरी पील जो थे उनके अंडर में। और पील ने टू स्टेट सॉल्यूशन दिया कि भाई एक वेस्ट बैंक और गाजा जो है वो तो चली जाए, जहां पैलेस्टीनियंस ज्यादा है वो तो पैलेस्टीनियंस को चली जाए, और दोनों के बीच का इलाका जो जूस को चला जाए। बड़ा एब्सर्ड सा ये इनका प्लानिंग था। ये देखिए ये हैं लॉर्ड विलियम पील, ये हैं लॉर्ड विलियम पील और लॉर्ड विलियम रॉबर्ट वेलेस्ले पील, ये देखिए इनका नाम है। ये महानुभाव, इन्होंने बोला कि भाई ये पूरा ये इलाका जो ग्रीन में ये तो अरब्स को चला जाए, ये थोड़ा सा इलाका जूस को चला जाए, और ये जेरूसलम जो है ये इंटरनेशनली मॉनिटर्ड सिटी रहे। अब देखिए 1947-48 का समय गया। 1947 में यूएन की स्थापना हुई। यूएन जब नया नया था तो बड़े जोश में था कि लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो चुका था। 1947 से 48 में यहाँ सिविल वॉर तो स्टार्ट हो गया जूस के और इनके बीच में, अरब्स के बीच में। 1947 में यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो अपना दबदबा अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा था। 1948 में यूएन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया और कहा कि पैलेस्टाइन में दो स्टेट होंगे, दो पार्ट्स में होंगे, पील कमीशन के हिसाब से रफली। और यूएन असेंबली ने
रेजोल्यूशन 181 नवंबर 1947 में डिक्लेयर कर दिया। यानी ये देखिए, पैलेस्टीन होगा और इजराइल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही यूएन ने 1947 में बोला कि भाई पैलेस्टीन जो है और इजराइल, ये देखिए ग्रीन वाला इजराइल और ये येलो वाला पैलेस्टीन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये कहना था। और 1948 का पहला अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ। अरब कंट्रीज जो आसपास की नेबरिंग थे उन्होंने देखा यार ये क्या हो गया, तो उन्होंने हमला कर दिया। कैसे हुआ हमला, देखो देखिए, उससे पहले क्या हुआ कि 1947 में ही, 1948 की शुरुआत में ये ब्रिटिशर्स छोड़ के भाग गए। 30 साल का अपना शासन वहां पर, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन हटा दिया, 1 लाख की सेना वहां से हटा दी पैलेस्टाइन से। बाकी लोगों से जब भी ब्रिटिशर्स जाते थे तो किसी न किसी को हैंड ओवर करके जाते थे, लेकिन यहां तो बिना किसी को हैंड ओवर किए ही भाग गए और अरब्स और जूस को आपस में लड़ने के लिए छोड़ गए। तो ये थी होली लैंड की लड़ाई, यहां से स्टार्ट होती है। अभी यहाँ डेविड बेंगुरियन जो इजराइल के कमांडर थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आजाद हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। जैसे ही 1948 आया तो इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, 500 अरब देशों ने एक साथ इजराइल पर अलग अलग डायरेक्शन से हमले कर दिए। लेकिन इजराइल ने कच्ची कोड़ियां नहीं खेली थी। इजराइल ने इन सब को खदेड़ा और जो टेरिटरी थी उससे भी कहीं अधिक टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। 500 देशों को एक छोटे से देश ने हरा दिया। लगभग 7 लाख रिफ्यूजी अलग अलग अरब स्टेट्स में चले गए, उनको आज तक कोई सिटीजनशिप नहीं मिली है। आगे चलते हैं, देखिए जॉर्डन, इराक, ये देखिए चारों, तो इधर से इजिप्ट ने स्टार्ट किया हमला, इधर से लेबनान ने स्टार्ट कर दिया, इधर से सीरिया ने कर दिया, इधर से जॉर्डन ने कर दिया, इराक भी यहां से मदद करता रहा। इस तरीके से इस पर इजराइल, ये जो इजराइल है इसके ऊपर चारों तरफ से हमला हो गया। लेकिन इजराइल ने इस युद्ध से पहले की स्थिति ये देखिए और इस युद्ध के बाद की स्थिति ये इसमें दर्शाई गई है। इजराइल ने 1948 में ये जो पिंक कलर में दिखाया गया है ना, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला, ये एक्स्ट्रा जीत लिया। गाजा पट्टी को छोटा कर दिया, ये जो वेस्ट बैंक है इसको छोटा कर दिया, ये गाजा थी इसको छोटा कर दिया, और इधर वाला नॉर्थ में भी इलाका ऑक्युपाई कर लिया। अब देखिए कि इजराइल जो है 1946 में, ये ग्रीन वाला इलाका तो था अरब्स का और ये येलो वाला इलाका था जूस का, जे लिख देते हैं जूस का, येलो वाला ये जूस का इलाका। अब देखिए 1947 में यूएन ने इलाका बढ़ा दिया, ये पीला वाला इलाका जूस का बढ़ गया और अरब जो सेटलमेंट्स थे वहां ये अरेबियंस का या पैलेस्टीनियंस का ये इलाका हुआ। 1948 में ये सब इलाका खा गया इजराइल, इतना इलाका, इसका भी कुछ इलाका गायब कर गया इतना सारा, और ये नॉर्थ वाला इलाका भी जीत लिया और ये इलाका भी जीत लिया। इजराइल ने अपना 1948 की लड़ाई में इलाका और कब्जा कर लिया। उसके बाद 1966 की लड़ाई होती है, उसमें तो देखो और भी हालत खराब कर दी। इस नक्शे को आप देखिए, ये इलाके और जीत गया। और आज की हालत तो ये कि बेचारे पैलेस्टाइनियंस बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट में यहाँ तक सिमट गए हैं। गाजा छोटी सी पट्टी रह गई है, हाईली क्रैम्प्ड एंड क्लटर्ड। 1948 की लड़ाई युद्ध जो है इजराइल जीत चुका था। दूसरा युद्ध हुआ 1956 में, ये इसको स्वेज क्राइसिस कहते हैं। डायरेक्ट इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच में नहीं था। ये इजिप्ट ने क्या किया, अनवर सादात के अंडर में जो स्वेज कैनाल है वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, इसको नेशनलाइज कर दिया कि भाई इस पे इजराइल का कब्जा है। अब तक क्या था कि स्वेज कैनाल, जो एक स्वेज कैनाल कंपनी जो कि फ्रांस और ब्रिटेन मॉनिटर करता था, उसके आधिपत्य में चलती थी। तो देखिए ये इंग्लैंड ने अटैक कर दिया, फ्रांस ने अटैक कर दिया और इधर से बोला बेटा इजराइल आप भी आ जाओ, क्योंकि हमने आपकी मदद की थी, आप अब हमारी मदद करती है। इजराइल भी आ गया और इन तीनों ने हमला करके वापस से स्वेज को कैप्चर कर लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना पड़ा कि इन तीनों को वहां से हटना पड़ गया। अब क्या था, यहाँ के प्रेसिडेंट थे नासर। नासर एक हीरो बन गए भाई कि देखो इन्होंने तो इनको सबको भगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब कहानी है। ये देखिए
हाँ, हमने पढ़ा था कि ये इस तरीके से स्वेज क्राइसिस हुई, लेकिन वापस आने के बाद अंडर यूएन प्रेशर स्वेज क्राइसिस खत्म हो गई। यहां देखिए उसके बाद 56 के बाद दूसरा या तीसरा कह सकते हो इजराइल अरब वॉर स्टार्ट हुआ 1967 में, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। अब नासर जब हीरो बन गए तो नासर को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ मिलकर इन्होंने क्लैंडस्टाइनली इजराइल पे हमले की बात की। इराक ने भी साथ देने की बात कही। इजिप्ट ने फटाक से गल्फ ऑफ अकाबा में अपने ट्रूप्स मूव कर दिए, लेकिन इसराइल ने कच्ची कौड़ियां नहीं खेलनी थी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स एयरफोर्स की करके उन्होंने 90% एयरफील्ड इन 500 देशों के 90% एयरफील्ड्स को उड़ा दिया। जब एयरफील्ड उड़ गए तो उनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। इसराइल ने जमीनी हमला किया, सिनाई डेजर्ट्स, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और जेरूसलम पर एक्स्ट्रा कब्जा कर लिया। अब देखिए कहां कहां है ये हम आपको बताते हैं, क्या क्या कब्जा कर लिया लड़ाई के बाद। ये तो है सिनाई डेजर्ट, जो पहले किसके अंडर में था, इजिप्ट के अंडर पर है, इस पे कब्जा कर लिया। ये गाजा स्ट्रिप इधर भी फैली हुई थी, इस पे भी कब्जा कर लिया। ये गाजा पर भी पूरी पर कब्जा कर लिया। ये वेस्ट बैंक है, इस पर भी कब्जा कर लिया, जो जॉर्डन का हिस्सा था। और ये है गोलान हाइट, सीरिया की पहाड़ियां हैं छोटी, उन पर भी कब्जा कर लिया। इस मैप पे और देख सकती है, ये क्या हो गया, सिनाई का डेजर्ट है, ये सिनाई डेजर्ट है। ये पूरा इजिप्ट का था, इस पर पूरे पर कब्जा कर लिया। गाजा पर तो कब्जा कर ही लिया इन्होंने। ये वेस्ट बैंक था जो कि जॉर्डन का था, वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा था, इस पर कब्जा कर लिया। और सीरिया को भी लताड़ दे दी, सीरिया की गोलानाइट से इन पर भी कब्जा कर लिया। तो 64 वाज अ मैसिव विक्ट्री फॉर इजराइल। पूरी अरब वर्ल्ड को हिला के रख दिया कि यार एक छोटा सा देश क्या कुछ कर सकता है। ये देखिए उसी का एक डिपिक्शन है। सिनाई पेनिनसुला 60 वॉर में गया, वेस्ट बैंक गया जॉर्डन से, सिनाई पेनिनसुला किससे गया, इजिप्ट से, और गाजा को तो कैप्चर कर ही लिया। और ये गोलान हाइट्स किससे गई, सीरिया से। अब आगे देखिए, अब जब 60 वॉर में बड़ी बुरी हाल हुई अरब कंट्रीज की, तो अब जो मिलिटेंट ग्रुप थे जिसका एक का नाम पीएलओ था, उसने बर्थ लिया। 1964 में पीएलओ की स्थापना हो गई थी। 1969 में यासिर अराफात, जो पीएलओ के सबसे बड़ा ग्रुप था, फतेह उसके लीडर थे, उनको इसका हेड बना दिया गया। 60 से 71 तक यानी 10 साल तक ये लोग जॉर्डन से हमले करते रहे। हमने देखा था ना जॉर्डन, ये देखिए यहां से हमले करते, ये जॉर्डन है, ये दिस इज जॉर्डन, इस इलाके से इधर हमले करते रहे। अब 1971 में जॉर्डन पर प्रेशर पड़ा, किसका, इजराइल का। तो 1971 में इनको शिफ्ट होना पड़ गया लेबनान, क्योंकि जॉर्डन की आर्मी ने कहा भाइयों भागो हमारे से, इजराइल हमें तंग कर रहा है। 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुए। कैंप डेविड अकॉर्ड किसके बीच में हुए, इजराइल और इजिप्ट के बीच में। शांति होगी तो इनको और झटका लगा पीएलओ को, यार ये पान अरबिज्म नाम की कोई चीज नहीं, पैन अरबिज्म नाम की कोई चीज नहीं, हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो 1971 से हमने देखा है 81 तक ये लेबनान से लड़ते रहे। यानी फिर अगले 10 साल ये लेबनान में रहे। पहले 10 साल ये कहां से लड़े, जॉर्डन से लड़े। 1978 में इसराइल ने अटैक कर दिया पीएलओ के अगेंस्ट में। 1982 से सेकंड इसराइल लेबनान वॉर हुआ। 1982 में सबको पीएलओ को बोला भागो यहां से, और पीएलओ चला गया ट्यूनिस में। तो दुनिया ने भी सोचा यार ये पीएलओ बेचारा पहले जॉर्डन से हमले करता था, जॉर्डन से भगा दिया, फिर अब ये पैलेस्टाइन से हमले करता है, तो इराक ने सॉरी इसराइल ने पैलेस्टाइन से भगा दिया है। और ये ट्यूनिस में जाकर के इन्होंने अपनी एग्जाइल में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, किसके अंडर में, यासिर अराफात के अंडर में। और इसी दौरान जो है पीएलओ की मदद करने के लिए, इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए हिजबुल्लाह का उदय हुआ। 1982 में हिजबुल्लाह का उदय हुआ। 1982 में इसराइल ने साउथ लेबनान को ऑक्युपाई कर लिया। 1988 में हमास नाम का एक उग्रवादी गुट जो कि ज्यादा रेडिकल था, वो पीएलओ के से लोग ना खुश थे, तो हमास का उदय हुआ।
1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स भी हुए, उससे भी नाराज थे लोग। 2000 में इसराइल जो है साउथ लेबनान से हट जाता है क्योंकि काफी वॉर ऑफ एट्रिशन हो गया था। 2005 में इसराइल पूरी तरह 2000 में तो ऑक्युपाई करता है, 2005 में पूरी तरह वहां से निकल के आ जाता है। 2006 में इलेक्शंस होते हैं पूरे पैलेस्टाइन में, हमास जीत जाता है। 2007 में हमास फोर्सिबली गाजा में जो है रूल करने लग जाता है क्योंकि जीत तो चुका ही था। और अभी भी वेस्ट बैंक में कौन है, अभी भी पैलेस्टाइनियन ऑर्गेनाइजेशन पीए। उसके बाद गाजा से जब हमले होते हैं इसराइल पे तो 2008, ये देखिए 2008, यहाँ से देखिए 2008, 12, 14 और अभी जो 23 से चल रहा है, गाजा वॉर चल ही रहे हैं, अभी भी युद्ध चल रहे हैं इनके बीच में। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए चौथा वॉर हुआ 1973 में, योम किपुर वॉर। इजिप्ट सीरिया ने योम किपुर, इनका जैसे हमारी दिवाली होती है, इनका त्योहार होता है जिस दिन ये रिपेंडेंस करते हैं, कौन, यहूदी लोग, उस दिन जो है अचानक हमला कर दिया। प्रिएंटिव स्ट्राइक्स बाय इजिप्ट एंड सीरिया वर कैरिड आउट। लगभग 19 दिन, सेवरल वीक्स, 19 दिन जो है 19 डेज तक ये युद्ध चला। इसराइल को रिपल्स तो कर पाया, लेकिन इसराइल की उतनी बड़ी जीत नहीं थी जो 1967 वाला 6 डेज वॉर था उसमें हुई थी। इट वॉज ए डिफिकल्ट वॉर जो कि यूएस की मदद से जीता गया। इससे इसराइल नेगोशिएटिंग टेबल पे आया कि भैया बात तो करनी पड़ेगी, और उसी का रिजल्ट हुआ कैंप डेविड एग्रीमेंट है। तो इस बार जो है नासिर ने भी सोचा यार इसराइल को जीत नहीं पाएंगे, इसराइल ने भी देखा यार कि ये तो काफी कुछ हो गया। तो कैंप डेविड में नासिर और इनके बीच में एक समझौता हुआ। ये देखिए समझौता 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकॉर्ड हुआ। ये देखिए, ये है श्री अनवर सादात, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये है मेनाकम बेगिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और ये है श्री जिम्मी कार्टर जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। अकॉर्ड में ये कहा गया इजिप्ट और इसराइल के बीच में कैंप डेविड, जो कि कैंप डेविड क्या है, इनका, इन श्रीमान का, यूएस प्रेसिडेंट का हॉलीडे रिसोर्ट है। इजिप्ट ने दो नेशन की थ्योरी को यहाँ एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि इसराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार है। एक बहुत बड़ा चेंज था, किसी भी अरब देश ने नहीं माना था। इसराइल ने उसी के बदले जो सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर रखा था, ये देखा था ना हमने, सिनाई पेनिनसुला, ये वाला पेनिनसुला, ये वाला इलाका, ये वापस इजिप्ट को दे दिया। एक मेजर ब्रेक थ्रू था कि पहली टाइम किसी अरब नेशन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो 1978 का कैंप डेविड अकॉर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। कम से कम एक इजिप्ट के साथ तो पीस हुई, और इससे फिर क्या हुआ कि पहले पीएलओ हमास वगैरह को लगा कि यार ये पैन अरबिज्म, ये एक बकवास है और हमको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ये देखिए कैंप डेविड की फोटो है, ये उनका हॉलीडे रिसोर्ट है यूएस के राष्ट्रपति का। ये लगभग 100 किलोमीटर कहाँ से, वॉशिंगटन डीसी से, जहां छुट्टियां मनाते और यहीं बैठ करके ये समझौता हुआ था। अब देखिए पीएलओ का राइज हुआ, जो 1967 का 6 डे वॉर हुआ था उसमें इनकी आंखें खुल गई। 1964 में यासिर अराफात, जैसा हमने डिस्कस किया, इसके हेड बने। जॉर्डन से अटैक स्टार्ट किए, इजरायली रेप्रेजल्स जॉर्डन पे हुए। जॉर्डन आर्मी ने हाथ जोड़ दी, भैया तुम निकलो पीएलओ वालों। पीएलओ लेबनान में चले गए। अरब देशों ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया और अरब लीग का हिस्सा बना लिया। फिर इसराइल ने 1982 में फिर जो है इनके ऊपर हमला कर दिया, बेरूट के ऊपर, और पीएलओ को वहां से भगा दिया। अब पीएलओ वहां से उठ के टूनिस वगैरह बाहर चला गया। काफी सिंपैथीज भी पीएलओ की तरफ हुई, इसराइल ने उनको टिकने नहीं दिया। तो फिर पीएलओ और जो जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने इंतफिदा नाम के अपराइजिंग शुरू कर दिए। 2 इंतफिदा हुए, पहला और दूसरा। इंतफिदा शब्द का ही मतलब अपराइजिंग, तो इसको एरा ऑफ इंतफिदाज हम कह सकते हैं। देखिए पहला और सेकंड इंतफिदा कब से कब तक हुआ। ये देखिए पहला इंतफिदा हुआ 1987 से लेकर 98 तक, लगभग 5-6 साल चला। इंतफिदा का मतलब है अरबिक में अपराइजिंग। ये सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस और राइट्स का एक एक्शन था। 6 साल तक ये राइट्स चलते रहे। 1087 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए, अरब्स मारे गए। 160 इजरायली, जिसमें 60 इजरायली सोल्जर थे, वो भी मारे गए। और इंतफिदा जो है
93 आते थे, जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस पे जाकर के पहला इंतफादा खत्म हुआ। उन्होंने लोगों ने सोचा कि शांति हो जाएगी ओस्लो अकॉर्ड में, तो इंतफादा छोड़ देते हैं। सॉरी, यहां तक हमने पढ़ लिया था कि 1998। अब 1988 यानी 93 से कुछ साल पहले पीएलओ में थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया सोचने लग गए और यूएन के रेजोल्यूशन 242 को एक्सेप्ट किया। इंतफादा से इजराइल भी तंग आ चुका था, 1992 में नई सरकार आ गई थी, तो सीक्रेट टॉक्स हुई इजराइल और पीएलओ के बीच में, और ओस्लो अकॉर्ड्स 1993 में नॉर्वे की मदद से साइन हुए। अब ये देखिए 1993 ओस्लो अकॉर्ड, पहला कैंप डेविड था। अब ये 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए जिसमें नॉर्वे की मदद से हुए। 3 दशक का टेरर स्ट्राइक जो है पीएलओ का होने के बाद इसराइल ने पीएलओ को एक्सेप्ट किया। अकॉर्ड में पीएलओ ने कहा कि 1988 में जिस हम इसराइल को मानते थे दोबारा से मानेंगे। इसराइल ने पीएलओ के एग्जिस्टेंस को माना और कहा कि जो पैलेस्टीनियन पीपल का लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है पीएलओ, एक पीए बनाएगी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाएगी, जो कि पैलेस्टीनियन एरियाज को यानी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को स्टेजेस में वापस हैंड ओवर कर दिया जाएगा, यानी इस पे फिलिस्तीनियों का शासन होगा। पीए गवर्नमेंट गाजा और वेस्ट बैंक में बनी, और ये भी कहा गया कि जो भी आउटस्टैंडिंग मैटर्स अगले 5 साल में रिजोल्व कर लिए जाएंगे। ये ओस्लो अकॉर्ड से इंतफादा खत्म हो गया पहला वाला, लेकिन 5 साल में कुछ हुआ नहीं, तो फिर 5 साल बाद दोबारा से इंतफादा हो गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। दूसरा इंतफादा 93 से 5 साल, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99 आते आते ही इनको लगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। देखो क्या हुआ, सेकंड इंतफादा 2000 में शुरू हुआ। ये पहले इंतफादा से ज्यादा वायलेंट था। सेकंड में 4300 फैटिलिटीज, लोग मरे। इसराइल ने ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड नाम का लॉन्च किया जिसमें काफी एट्रोसिटीज हुई। वेस्ट बैंक, गाजा को में बैरियर्स और वॉल्स लगा दी गई। अब वायलेंस क्यों हुआ, देखिए वायलेंस इसलिए हुआ कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे ये अल अक्सा मॉस्क में 1000 सोल्जर्स को लेकर चले गए और इसी से एकदम से चिंगारी भड़क गई। इसी दूसरे इंतफादा के दौरान हमास का उदय होता है। हमास ज्यादा रेडिकल था। 2006 में आते आते हमास इलेक्शन जीत जाता है। 2007 में फोर्सिबली गाजा पर को ऑक्युपाई कर लेता है। तो हमने पढ़ा कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है कि सेकंड इंतफादा 2000 से 2005 तक हुआ। पीएलओ कुछ लोग जो पीएलओ के अकॉर्ड से डिससेटिस्फाइड थे, हमास एक रेडिकल ग्रुप इमर्ज हुआ। इजराइल सेटलमेंट्स कंटिन्यू कर रहा था। 2000 में बातचीत टूट गई थी, इसलिए सेकंड इंतफादा शुरू हुआ। वेव ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। मिस्टर एरियल शेरोन जो थे वो टेम्पल माउंट में घुस गए थे अपना पोजीशन दिखाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी दिखाने के लिए। इस्लाम की थर्ड होलीस्ट साइट थी अल अक्सा मॉस्क, इसलिए सेकंड इंतफादा का शुरुआत हुई। ये स्लाइड हम बाद में पढ़ते हैं कि ये लगभग 4300 फैटिलिटीज हुई और हमास काफी पावरफुल बन गया। तो पहला इंतफादा और दूसरा इंतफादा, लगातार 2 इंतफादा हुए। इसके बाद कहानी आती है इजराइल लेबनान वॉर्स की। देखिए हमने पढ़ा था कि 1982 में पहले लेबनान वॉर के दौरान हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए एक मिलिटेंट शिया ऑर्गेनाइजेशन हुआ। पीएलओ की मदद कर रहा था और साथ साथ इजराइल पे अटैक कर रहा था। जब सिनाई से इजराइल हट गया तो इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, क्योंकि उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से पीएलओ हिजबुल्लाह के अटैक्स आ रहे थे और पीएलओ को निकाल दिया गया, कहां से, बेरूट से आउट कर दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह लड़ता रहा। 1982 में हिजबुल्लाह का उदय हुआ। जैसे हमने देखा हिजबुल्लाह जो अपने गुरिल्ला ऑपरेशन जारी रखे, कब तक, 2000 तक। इजराइल जो है हाँ, हमने देखा कि हिजबुल्लाह, अब देखिए हिजबुल्लाह की कुछ तस्वीरें हैं। ये हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रकार की वर्दी वगैरह पहनते हैं और ये इनके
हिजबुल्लाह के लीडर थे, जिन्होंने हिजबुल्लाह को 1982 में इस्टेब्लिश किया। मोहम्मद ये थे नसीरुल्लाह। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि 2006 में पहला वार तो 1982 में पहला लेबनान हुआ, सेकंड 2006 में हुआ। इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह पर हमला किया कि लेबनान की स्थिति ऐसी थी कि हिजबुल्लाह जो है वहां पर सरकार से अधिक पावरफुल हो गया। 2006 में हिजबुल्लाह ने शुरुआत में रॉकेट्स लॉन्च किए, इजराइल ने रिटेलिएट किया, हजारों लेबनानीज 1 मिलियन के आसपास डिस्प्लेस हो गए। इजराइल 2006 में यूनिलैटरली वहां से निकल गया कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। हिजबुल्लाह की अप्रिसिएशन हुई कि इजराइल को अच्छी टक्कर दी इन्होंने, और 2008 में यूएन नेगोशिएशंस के अंडर में इजरायली और हिजबुल्लाह सोल्जर्स को आपस में अदली बदली किया गया। तो 2 लेबनान और इजराइल वॉर हो चुके हैं 82 और 2006 में। अब देखिए 2023 से लेकर आज तक क्या स्थिति है, ये शायद आपको बड़ा वैसे भी आसानी से क्लियर होगा कि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी जो है, 21वीं शताब्दी की शुरुआत जो है वो इजराइल और अरब फोर्सेस, 4-5 अरब देशों के बीच की लड़ाइयां थी। 2007 में हमास का उदय हुआ हमने देखा है। 2008, 12, 14 और 21 में, और अभी 24 में फिर 23-24 में फिर चल रहा है, तो यानी 4+1 5वीं गाजा वार अभी चल रही है, इजराइल और हमास के बीच में हुई, और ये खास करके गाजा एनक्लेव में ही सीमित रही थी। गाजा पट्टी हमने देख ली है। अब ये देखिए 7 अक्टूबर 1923, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप सबको पता है। अचानक से हमास जो है अटैक करता है किसके ऊपर, इजराइल। ये 50वीं वर्षगांठ थी किसकी, योम किपुर और उनका हॉलीडे के, सोलम ज्यूस हॉलीडे है जिसका नाम है अल-जारेद का। इजरायली ट्रूप्स टोटली सरप्राइज हो गए, हजारों रॉकेट दागे, उनके आयरन डोम को तोड़ दिया गया। 20 मिनट के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया। हमास मिलिटेंट्स पैराग्लाइडिंग करके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए और लगभग 1200 इजरायली लोगों को मार दिया, 240 को बंदी बना करके साथ में ले गए गाजा पट्टी में। नेतन्याहू आग बबूला हो गए, बोले कि मैं हमास को बर्बाद कर दूंगा, और इजराइल ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया किसके खिलाफ, हमास के खिलाफ। आज 50% जनसंख्या जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है गाजा की। गाजा को रबल में कन्वर्ट कर दिया है इजराइल ने, और ये सबसे बड़ी त्रासदी है 1948 के युद्ध के बाद, जितने भी आज तक युद्ध हुए उन सब में। कारण क्या था, हमास ने क्यों हमला किया? हमास ने हमला इसलिए किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे, जिसमें कुछ और अरब देश जो है इजराइल के साथ शांति स्थापित कर रहे थे। अब अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है भाई, देखते हैं हम अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। जैसा कि आपको विदित है, पता है कि अब्राहम के कॉमन एंसेस्टर थे, इसलिए यहूदियों, इस्लाम और क्रिश्चियंस के, और यहूदियों और इस्लाम के बीच में, अरब कंट्रीज के बीच में अगर शांति चाहिए तो अब्राहम का नाम सबसे सूटेबल होगा, क्योंकि वो सबके कॉमन प्रॉफिट थे। तो ये है अब्राहम अकॉर्ड्स। 1920 में ये स्टार्ट हुए। कब स्टार्ट हुए? 1920 में अब्राहम अकॉर्ड स्टार्ट हुए, और ये यूएई, बहरीन, इजराइल, इन आपस में प्रॉमिस किया कि हम नॉर्मलाइज कर लेंगे रिलेशंस को। बहरीन, यूएई और इजराइल ने कहा कि हम रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेंगे। सूडान और मोरक्को भी इस चीज के लिए तैयार हो गए। ओमान और कतर ने मना कर दिया। सऊदी अरब दुविधा में रह गया। तो इस प्रकार इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बहरीन, यूएई, मोरक्को ने स्टार्ट कर दिए। ये थे अब्राहम अकॉर्ड्स। अब अब्राहम अकॉर्ड से नाराज होकर के ये मिलिटेंट अटैक्स होने लग गए, और इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या देखते हैं हम, ये देखिए कि भाई कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है रिलेशंस की। तो ईरान तो पहले से ही गुस्से में है, अमेरिका से भी गुस्से में है, और इराक से तो बहुत ज्यादा है, सॉरी इजराइल से तो बहुत ज्यादा है।
अमेरिका इसको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देता, इसराइल भी इसको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देता। तो ये कुछ एक मिलिटेंट्स ग्रुप है। इराक में ये है, लेबनान में हिजबुल्लाह ही आपको पता है, लेबनान में, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद है, और यमन में हूती है। तो मेन ये हूती हो गए, हमास हो गया और हिजबुल्लाह हो गए, तीन तिकड़ी। ईरान इन सबका समर्थन करता है। तो ईरान से लेकर के ईरान, इराक, लेबनान, गाजा, यमन, ये तीनों चारों मिलिटेंट ग्रुप्स मिलकर के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहलाते हैं, जिसका लीडर कौन है? ईरान। ये देखिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हिजबुल्लाह कहाँ है? लेबनान में शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान की मदद से। हमास कहाँ है? सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन गाजा में है, ईरान हेल्प कर रहा है। पैलेस्टाइनियन जिहाद यूनिट सुन्नी, ये पैलेस्टीन में है। हूथीज जो तीसरे हैं वो यमन में है, लड़ाई लड़ रहे हैं। हूथीज शिया है, ईरान की मदद है। ये देखिए, ये ईरान का दादा है, हिजबुल्लाह को पकड़ रखा है, इधर हूथीज को पकड़ रखा है, इधर हमास को पकड़ रखा है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन ध्यान रखना, इसराइल ने कच्ची कोड़ियां नहीं खेली है। इसराइल की एक ऐसी घोस्ट आर्मी है जिसको कहा जाता है मोसाद। ये इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है। ये कब किसको उड़ा दे पता नहीं। इन्होंने चुन कर के हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा है। ये देखिए, सबसे पहले तो, और यूएस इनकी मदद करता है। ये है मोहसिन फखरीजादे, ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। नवंबर 2020 में इसराइल ने इनको तेहरान के बाहर मार दिया। कैसे मारा? एक मशीन गन लगी थी, पीछे छोटा एक रोबोट लगा था। ये साहब अपने हॉलीडे होम से आ रहे थे, जैसे इन्होंने यू टर्न लिया किसी एक रोड पे, तो दूर इसराइल में बैठे रिमोट से उन्होंने मशीन गन चला दी रोबोट की मदद से, और 16 गोलियां इनको लगी। इनकी पत्नी इनके बिल्कुल साइड में बैठी थी, उनको एक भी गोली नहीं लगी। लुक एट द एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी है। इनके गार्ड्स नीचे जंप करके आए, देखा कोई इंसान तो है नहीं, खाली एलएमजी ने फायर की है, मशीन गन ने फायर की है, और उसके बाद मशीन गन ने भी अपने आप को उड़ा लिया। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट इजराइल एंजॉयज। तो इनके सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इसराइल ने उड़ा दिया। और जनवरी 2020 में ये है श्रीमान कासिम सुलेमानी, इनको यूएस ने उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया यूएस ने? ये कुड्स फोर्स, जो कि इस्लामिक गार्ड्स की सबसे बड़ी फोर्स है ईरान की, उसके लीडर हैं। ये सीक्रेट एक्शंस करते हैं। ये गए हुए थे इराक। इराक एयरपोर्ट के पास जो है, ड्रोन अटैक से कासिम सुलेमानी को यूएस ने मार दिया। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इराक में कुछ यूएस इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। ये तो था 2020 की बात। अब देखिए, रिसेंटली जो 23 से जो अटैक हुए, उसके बाद इन्होंने किस किस को उड़ा दिया है। ये थे हमास के सबसे बड़े लीडर, इनका नाम है, 2017 से हैं ये, इस्माइल हानिया साहब। इनको मार दिया। इस्माइल हानिया के बाद जो इनके सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे 7 अक्टूबर के अटैक वाले, याहिया सिनवर, जो इस्माइल हानिया के बाद इनके लीडर भी बने, याहिया सिनवर को भी उड़ा दिया इन्होंने, इजरायलीज ने। और देखिए, जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सबसे बड़े लीडर हैं, हसन नसरुल्लाह, इन श्रीमान को भी उड़ा दिया। यानी टॉप लीडरशिप को टोटली इसराइल ने खत्म कर दिया है। यही इसराइल की पावर। एक बार हम पढ़ लेते हैं इनके नाम। जैसा कि हमने किया कि जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को उड़ाएगा, ये कासिम सुलेमानी साहब, इनको यूएस ने उड़ा दिया था। फिर नवंबर में मोहसिन फखरीजादे को, आई स्टैंड करेक्टेड, कासिम सुलेमानी को यूएस ने उड़ाया। फखरीजादे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनको इसराइल ने उड़ा दिया। इसके बाद देखिए, इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे, उनको मारा गया अभी रिसेंटली। उसके बाद सैयद इस्माइल हानिया के बाद जो है, याहिया सिनवर को मारा गया, और हसन नसरुल्लाह को मारा गया। इन तीनों की फोटोज हमने देख ली है। ये हमास के पहले लीडर जिनको मार दिया गया, ये हमास के दूसरे लीडर जिनको मार दिया गया, और ये हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया गया है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में, इस पूरे रिलीजियस इंटॉलरेंस में, सबसे बड़ी त्रासदी है ह्यूमैनिटी की। रिलीजियस इंटॉलरेंस इज द बिगेस्ट कर्स टू ह्यूमैनिटी। मेरे फादर कहा करते थे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ, उपासरे, गिरजाघर छोड़ छाड़ कर इन सबको दीनहीन की पूजा कर। अब दीनहीन जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं, निर्दोष नागरिक हैं, इन सबको मारा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन त्रासदी है। वी विश ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स ओवर हैट्रेड। ये थी पूरी कहानी अरब इजराइल वॉर्स, हमास इजराइल वॉर्स, गाजा वॉर्स, हिजबुल्लाह इजराइल वॉर्स की। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।